काफी दमदार फिल्म लग रही है, लेकिन कुछ हिस्ट्री का पार्ट है इसमें। हमें जब फिल्म देखने जाना है तो क्या कुछ जान करके जाना है? उस जमाने में क्या होता था, कैसे कैरेक्टर्स होते थे, किस तरह की दुनिया होती थी, वही डिस्कवर करने के लोगों को फिल्म देखने जाना चाहिए। कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना, एक्टिंग भी आपको करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है। लेकिन ये बहुत अच्छा फेज है, ऐसा लगता है कि लाइफ इज कंप्लीट। काम पे आप जाते हैं, आप अपनी फैमिली के पास वापस आते हैं। जमादार नवाब मलिक सर, तुम जो पानी जेल से बाहर गए हो, 27 गद्दारों को मार के सर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन और मेरे साथ है मेरी दो सहयोगी पूनम शर्मा और प्राची पाराशर। आज हम जिस एक्टर से मुखातब होने जा रहे हैं, एक्टिंग उनके जीन्स में है, एक्टिंग उनके खून में है। हमने उन्हें कई तरह के किरदारों में देखा है। हमने उन्हें चॉकलेटी लवर बॉय के रूप में देखा है और उसके बाद हैदर में देखा है, हमने उन्हें कमीने में देखा है, एक्टिंग के नए आयामों को छूते हुए। और अब वो आ गए हैं लेकर के रंगून, जिसमें वो एक अलग दमदार किरदार के साथ नजर आएंगे। शाहिद कपूर है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका शाहिद। थैंक यू। आपकी फैन फॉलोइंग आपको पता होगा कितनी ज्यादा है और उसमें लड़कियों की एक बड़ी फहरिस्त है। और ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब पता चला कि आपका इंटरव्यू करना है तो हम तीनों राजी हो गए। अब हमारी टीम ने कहा कि आप तीनों ही चले जाइए और तीनों ही इंटरव्यू कर लीजिए। तो आज हम तीनों हैं आपके सामने। तो लेकिन एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, जो कि सिनेमा में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने आपको एक एक्टर के तौर पर ग्रो करते हुए देखा है। आपने जहां से शुरू किया था उसके बाद हमने देखा है किस तरीके से फिल्मों में टॉमी सिंह के किरदार में, ड्रग एडिक्ट के किरदार में अपने आप को आपने साबित किया। अब रंगून में शाहिद कपूर अपने आप को कहां सेट कर रहे हैं उस पैरामीटर पर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज वंडरफुल वर्ड्स। मैं जब भी विशाल भारद्वाज के साथ काम करता हूँ, विशाल सर के साथ काम करता हूँ, तो मेरी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि मैं उनको खुश कर पाऊँ। उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वो कैरेक्टर मुझे देते हैं, वो हमेशा जो भी मैंने किया है उससे कुछ स्टेप्स आगे होता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे और तेज दौड़ना पड़ेगा उस कैरेक्टर को समझने के लिए या उस कैरेक्टर को ठीक से निभाने के लिए। तो इस बार कोशिश यही है कि जिस तरह कमीने और हैदर में बहुत ही ज्यादा लोगों ने प्यार दिया था, इस फिल्म में नवाब मलिक का कैरेक्टर भी उतना ही लोगों को पसंद आए और प्यार मिले। बिकॉज 2 बार लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो हम चाहते हैं कि तीसरी बार भी लोग पसंद करें। बिल्कुल, शायद हम भी यही उम्मीद करते हैं। जब इस तरीके की मूवी होती है, पीरियड फिल्म होती है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यू आर लुकिंग सो मच हैंडसम इन दैट ट्रेलर। एंड कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, कितना पसीना आपने बहाया इस मूवी में? जी, वैसे विशाल सर के साथ किसी भी फिल्म में पसीना बहता ही है। काफी डिमांडिंग रोल्स होते हैं, मुश्किल कंडीशंस होती हैं। रंगून में मैं एक आर्मी के जवान का रोल प्ले कर रहा हूँ। इंडिपेंडेंस का टाइम है 1944। तो हम लोगों ने जिस तरीके की कंडीशंस में शूट किया, बिकॉज कई बार आप फिल्में देखते हो जिसमें जो जवान होते हैं वो आर्मी मेस में होते हैं या यूनिफॉर्म में होते हैं, बड़े स्ट्रांग, अच्छे से ट्रेन से उतर के आके मम्मी के पहुंच होते हैं। ये वैसी वाली बैकड्रॉप नहीं है सिचुएशन का। ये यहाँ पे जब आप जवान को देखेंगे तो आप उसको वॉर के बीच में देखेंगे, जंगलों के बीच में देखेंगे, एक्चुअली किस तरीके की सिचुएशन से जूझना पड़ता है एक जवान को, वो सब देखेंगे। तो फिजिकली बहुत ही डिमांडिंग था। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने शूट किया कई ऐसी जगहों में जहां पे जंगलों के बीच में हम लोग शूट कर रहे थे। वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, खाने का भी कई बार किल्लत होती थी, मुश्किल होती थी। बिकॉज आप जहां से लेकर आते थे खाना, वो जितना था उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था। तो बहुत डिमांडिंग कंडीशंस थी और आई थिंक शायद इस वजह से जो कैरेक्टर है वो कहीं एक अलग कुछ एक निकल कर आएगा। बिल्कुल, शायद हार्ड वर्क की बात आपकी हो गई, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो एक हस्बैंड, एक्टर और एक फादर, तीनों ही किरदार आप निभा रहे हैं। तो कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना, एक्टिंग भी आपको करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है? बहुत नई चीज है मेरे लिए। 5 महीने हुए और अब निशा उस एज पे पहुंच गई है जब वो पहचानने लगी है, तो उसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। लेकिन एक तरफ ऐसा भी लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और काम करना चाहता हूँ और मेहनत करना चाहता हूँ, बेहतर करना चाहता हूँ। तो यार बहुत अच्छा लगता है। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा फेज है। ऐसा लगता है कि लाइफ इज कंप्लीट। काम पे आप जाते हैं, आप अपनी फैमिली के पास वापस आते हैं। इट्स रियली नाइस फीलिंग। अच्छा, चूंकि हमने विशाल भारद्वाज से शुरू किया, आपने कहा कि जब भी काम करना होता है उनके साथ तो काफी चैलेंजिंग होता है।
आज एक दो कैटेगरीज बन गई हैं। एक वैसी फिल्में होती हैं जो इंटेलेक्चुअल जो पीपल होते हैं, कहते हैं हम इंटेलिजेंट फिल्में बन रही हैं, हम कहते हैं जमीन से जुड़ी हुई फिल्में हैं। विशाल भारद्वाज एक ऐसे डायरेक्टर हैं, एक ऐसे फिल्मकार हैं जिनकी फिल्में उसी कैटेगरी में आती हैं, और एक खास तबका है दर्शकों का जो वेट करता है शिद्दत के साथ कि विशाल भारद्वाज फिल्म बनाएंगे और वो देखने जाना है। फिर एक और कैटेगरी होती है एंटरटेनमेंट वाली, जो कि अक्सर आपने कई फिल्मों में काम किया है और लोगों का अटेंशन मिला है, फैन फॉलोइंग उससे होती है। बैलेंस बिठाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंटरटेनमेंट और एक संदेश आए, एक अच्छी एक ऐसी फिल्म बने जो कि एक समाज में हम कुछ बता सकें, वैसे लोगों तक हम कुछ पहुंचा सकें जिनके लिए वो फिल्में बन रही हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये बैलेंस बिठाना? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप दो सेपरेट कैटेगरीज की बात कर रही हैं, ये शायद 7-8 साल पहले सही जायज बात थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वो लाइन बीच में है नहीं, वो थोड़ी सी धुंधला गई है। बिकॉज एंटरटेनमेंट के मानी जो है वो अब ऑडियंस को सिर्फ उधर नाचना गाना कूदना फांदना सिर्फ वही नहीं है। ऑडियंस आज जब थिएटर के अंदर जाती है तो वो शायद थोड़ा और चाहती है, वो चाहती है कि उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिले और वो कुछ ऐसा देखें जो उनको शायद पहले देखने को ना मिला हो। मेरा ये नजरिया है, मेरा ये मानना है। तो आई थिंक वो जो ग्राफ है वो उस तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे ऑडियंस जो है वो अच्छी चीजें, नई फिल्में, नई कहानियां देखना चाहती है, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी फिल्म करना चाहूंगा जिसमें एंटरटेनमेंट होगी ना। आई थिंक ऑडियंस का जो वक्त है, जो थिएटर में वो ऑडियंस आती है और अपना वक्त देती है, टिकट खरीद के पैसे देके जो वक्त देती है, वो वक्त बोरिंग नहीं होना चाहिए कभी भी। तो एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी आप हंसा के एंटरटेन करते हैं, कभी आप रुला के एंटरटेन करते हैं, कभी आप ड्रामा से एंटरटेन करते हैं, कभी आप इमोशन से एंटरटेन करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली अलग अलग तरह की ऑडियंसेस हैं अलग अलग तरह की फिल्मों के लिए, लेकिन अब वो भी लाइन्स जो है वो काफी ब्लर हो गई हैं। बड़ा सरप्राइजिंग होता है आजकल जब आप देखते हो कि एक फिल्म जो है जो शायद कंटेंट ओरिएंटेड है वो छोटे शहरों में भी परफॉर्म कर रही है। वो ए सेंटर्स, बी सेंटर्स, सी सेंटर्स कहते हैं, तो वो सिर्फ बड़े शहरों में नहीं छोटे शहरों में भी परफॉर्म कर रही है, मल्टीप्लेक्सेस से लेके कभी कभी, और अब तो मल्टीप्लेक्सेस सब जगह खुल गए हैं, छोटे शहरों में खुल गए हैं, और हर तरह के लोग जाके अब फिल्में जो हैं वो देखते हैं, सब तरीके की फिल्में देखते हैं। फिल्म कितनी अच्छी है आई थिंक उस पर बहुत निर्भर है। तो ये हर कैटेगरी के दर्शकों के लिए है? नहीं, कुछ फिल्में जरूर ऐसी होती हैं, जैसे उड़ता पंजाब अगर हम कहें तो अडल्ट फिल्म थी, वो ड्रग एडिक्शन के बारे में थी। उसमें कई ऐसे सीन्स थे जो बहुत ज्यादा शायद स्ट्रांग हों, तो शायद बच्चों के लिए या कुछ लोगों के लिए जिनको ज्यादा स्ट्रांग चीजें देखना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए इट कैन बी टू मच टू डील विद, बिकॉज इट इज लिटिल डार्क, वेरी डार्क एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। तो उस तरीके की फिल्मों के अंदर लिमिटेशन जरूर होते हैं। आई थिंक रंगून उस कैटेगरी में नहीं है। हैदर भी कुछ हद तक थी, बट आई थिंक रंगून काफी वाइड है, बिकॉज इट्स ए लव ट्रायंगल सेट अगेंस्ट वॉर। तो इसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो काफी रिलेटेबल है। आई थिंक सब तरह की ऑडियंसेस इसको देख सकती हैं। फैमिलीज, मैं खुद कह सकता हूँ फैमिलीज इसको देखने आ सकती हैं, बच्चे भी इस फिल्म को देखने आ सकते हैं। इस फिल्म के अंदर कॉमेडी है, मतलब वैसी वाली कॉमेडी नहीं है, बट यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, और एक्शन है, वॉर है, और लव स्टोरी है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट, दिस वन इज क्वाइट ओपन एंड वाइड, बट इट नीड्स टू बी अ गुड फिल्म। शाहिद, रंगून एक लव स्टोरी जैसे कि आप बता रहे हैं, रोमांटिक जो सीन्स है बड़े खूबसूरती से फिल्माए गए, हर किसी की जबां पर भी है वो। तो ऐसे आर्टिस्ट हर एक कला को निभाना पड़ता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब आपको परमिशन लेनी पड़ रही है ऐसे किरदार को निभाने? मैं तो हर चीज के लिए परमिशन लेता हूँ। मैं डोमेस्टिकेटेड हूँ पूरी तरह से। जी जी। तो क्या मीरा से परमिशन ली किसिंग सीन्स को लेकर? किसिंग सीन्स को लेकर? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू आस्क। नहीं, आई थिंक हम 2017 में हैं, तो कभी कभी तो मुझे ये सवाल भी थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो भाई अब ये सवाल आएगा तो इसका कुछ अच्छा सा एक जवाब देना चाहिए, लेकिन आई थिंक वे मैच्योर है, वो काफी मैच्योर है अपनी एज के लिए, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। वैसे मैंने भी यही उम्मीद की थी, यही जवाब मुझे मिलने वाला है। बिकॉज शाहिद, अगर आपकी फिल्मों को देखा जाए तो आपकी एक्टिंग के सिवाय आपके डांस के भी सब फैंस हैं। जहाँ फीमेल्स आपकी फैन है, आपकी गुड लुक्स की फैंस हैं, तो डांस मूव्स भी हैं जो आपकी फैंस लिस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर इस फिल्म की मैं बात करूं तो क्या ऐसा खास मुझे देखने को मिलेगा या दर्शकों को देखने को मिलेगा? कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके दिल के करीब है, या कौन सा ऐसा सीन है जो आपके दिल के करीब है, जो लोगों के दिल को छुएगा? जमादार नवाब मलिक, मिस जूलिया की हिफाजत का दावेदार। मैंने किसी म्युनिसिपालिटी का जमादार न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी जूलिया नहीं। माई फेमस स्क्रीन प्लीज। चाहिए? जी मैं जैसे
जैसा वैसा भला। औरत होते तो पता चलता इस देश में काले होने का क्या मतलब होता है। शायद इसलिए हम गोरों के गुलाम हैं। जी पहले तो मुझे ये सामने से कहना कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, ये बड़ा प्रिजम्पचुअस सा लगता है कि मुझे पता है लोगों को क्या चाहिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि पिछली 2 बार बहुत प्यार मिला है विशाल सर की फिल्मों में और हमारा कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं कंगना सैफ पहली बार काम कर रहे हैं और फिल्म की कहानी बहुत ही नई है, मेरा कैरेक्टर बहुत ही नया है और अच्छी फिल्म है। कंटेंट बेस्ड फिल्म है लेकिन एंटरटेनिंग भी है। और या सो आई मीन लोगों को जाके डिसाइड करना चाहिए। 3 दिन में फिल्म रिलीज हो रही है 24 तारीख को, तो अगर अच्छी लगी तो लोग खुद ही आके बताएंगे आपको क्या अच्छा लगा, और नहीं अच्छी लगी तो जोर से बताएंगे कि यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वील वेट फॉर दैट आई थिंक। हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को फिर से एक बार 24 तारीख को फिल्म आ रही है और आप सभी जाइए ये फिल्म थिएटर में जरूर देखिए। शाहिद एक सवाल एक जहन में आ रहा था जब मैंने ट्रेलर देखा, हालांकि ट्रेलर बहुत अच्छा है, कहते हैं लिफाफा देख करके पता चल जाता है कि मजमून कैसा होगा खत का, तो काफी दमदार फिल्म लग रही है। लेकिन कुछ हिस्ट्री का पार्ट है इसमें, हिटलर की बात हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, उस वक्त इंडिया कैसा था इसकी बात हो रही है। तो क्या हमें कुछ पढ़ के जाना चाहिए इस फिल्म के लिए? आपने कितनी पढ़ाई की, क्या कुछ जरूरत पड़ी ऐसा जानने की, उस वक्त को जानने की? हमें जब फिल्म देखने जाना है तो क्या कुछ जान करके जाना है? नहीं, आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिकॉज इस तरह की आई थिंक लोग फिल्में जो है उसको कुछ पढ़ के प्रिपेयर करके जाएं फिर वो फिल्म अच्छी नहीं होती। वो फिल्म में जब आप जाओ तो बिगिनिंग टू एंड तक सब समझ आ जाना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को सब समझ आ जाएगा। हमने कहा है कि प्री इंडिपेंडेंस 1944 की फिल्म है और उस जमाने में क्या होता था, कैसे कैरेक्टर्स होते थे, किस तरह की दुनिया होती थी, वही डिस्कवर करने के लिए लोगों को फिल्म देखने जाना चाहिए। मेरा प्रेपरेशन काफी रहता है यूजुअली जब भी मैं विशाल सर के साथ काम करता हूँ, लेकिन ज्यादातर उनके थ्रू मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैं एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जवान प्ले कर रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी डाइकोटमी है उस कैरेक्टर की, बिकॉज एक तरफ वो पेट्रियट है, अपने देश से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की फौज में जवान है। तो वहां से उसकी एक अंदर का एक कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है और फिर वो जो करता है सेकेंड हाफ में, जो हीरोइक चीजें करता है वो ग्राफ जो है उसको समझना और उस समय के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम को समझना इम्पोर्टेंट था। और विशाल सर की फिल्में सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जैसे हैदर भी जो थी वो एक्चुअली तो रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म थी, हैमलेट थी, लेकिन उसमें एक बैकड्रॉप जो एक सोशियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप था कश्मीर का और एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी उन्होंने एक हल्का सा एक एक स्टेटमेंट दिया था। तो इस फिल्म में भी आपको वो सारी चीजें हल्की हल्की देखने को मिलेंगी क्योंकि उनकी फिल्म्स काफी लेयर्ड होती हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजें भी आपको महसूस होंगी एंड आई होप दैट पीपल विल लाइक इट। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। केमिस्ट्री में जो है वो हमें बहुत अच्छी स्ट्रांग भी नजर आ रही है। ट्रेलर हमने देखा, आपने खुद ने कहा कि हम पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। ऑन कैमरा और ऑफ टू कैमरा कितनी जरूरी हो जाती है केमिस्ट्री? बिल्कुल ऑफ कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री। अगर आप ऑफ कैमरा केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज आप कई दिन बिताते हैं साथ में, तो एक हल्का सा पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से बड़े अच्छे दोस्त हैं तो जरूरी है कि कैमरा पे भी लोग आपको पसंद करेंगे। वो दो चीजें काफी अलग होती हैं और वो कैमरा की अपनी एक दुनिया होती है। तो इसलिए भी क्योंकि बड़ी ही, जैसे आपने बताया कि बड़े मुश्किल हालात थे अरुणाचल प्रदेश में, जंगलों में, तो हर कोई अलग अलग जोन से आता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉन्डिंग बिठाना। नहीं, आई थिंक अरुणाचल में तो वक्त नहीं होता था, बिकॉज हम लोग सुबह 5 साढ़े 5 उठते थे और 2-2.5 घंटे की ड्राइव होती थी, तो 7 साढ़े 7 पहुंच के फिर 8:30 9 तक शूटिंग शुरू होती थी। 5:30 बजे वहां अंधेरा हो जाता है, बिकॉज ईस्टर्न कॉर्नर है हिंदुस्तान का, तो जल्दी सनसेट होता है वहां पे। और फिर अंधेरे में ड्राइव करके हम लोग आते थे, कुछ खा के सो जाते थे, तो बहुत थके हुए रहते थे। बॉम्बे में जब शूटिंग होती थी तो थोड़ा ज्यादा आसान होता। काफी दमदार फिल्म लग रही है, लेकिन कुछ हिस्ट्री का पार्ट है इसमें। हमें जब फिल्म देखने जाना है तो क्या कुछ जान करके जाना है? उस जमाने में क्या होता था, कैसे कैरेक्टर्स होते थे, किस तरह की दुनिया होती थी, वही डिस्कवर करने के लोगों को फिल्म देखने जाना चाहिए। कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना, एक्टिंग भी आपको करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है। लेकिन बहुत अच्छा फेज है, ऐसा लगता है कि लाइफ इज कंप्लीट। काम पे आप जाते हैं, आप अपनी फैमिली के पास वापस आते हैं, वेरी नाइस।
पेश है टैक्सन रेडी टू गो जनरेशन के लिए। हमारी जिंदगी एक ट्रेन का सफर, दुनिया की उम्मीदों की पटरी पर दौड़ता हुआ, और हम मुसाफिर डरे हुए बैठे रहते हैं। क्यों? आज खुद पे यकीन करके तो देखें, किसी पता कल हम कौन सी मंजिल पाएंगे। पर एक बात जरूर है, अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है, और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। The Navy gives me responsibility. The Navy gives me respect. The Navy gives me recreation. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होंगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हैं? चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। यहाँ सालों से कोई नहीं टिका अदनान का भूत। क्यों? अमूल कंपनी पहनता हूँ, ये फटती नहीं, लंबा टिकती है। फटी? लंबा टिकना है, अमूल कंपनी पहनो। अमूल कंपनी लंबा टिकेगी। Class never goes out of style. ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए। तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। लिफ्ट प्योर, इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ। इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिफ्ट प्योर। काफी दमदार फिल्म लग रही है, लेकिन कुछ हिस्ट्री का पार्ट है इसमें। हमें जब फिल्म देखने जाना है तो क्या कुछ जान करके जाना है? उस जमाने में क्या होता था, कैसे कैरेक्टर्स होते थे, किस तरह की दुनिया होती थी, वही डिस्कवर करने के लोगों को फिल्म देखने जाना चाहिए। कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना, एक्शन भी आपको करनी है, फैमिली को भी टाइम देना है। लेकिन ये बहुत अच्छा फेज है, ऐसा लगता है कि लाइफ इज कंप्लीट। काम पे आप जाते हैं, आप अपने फैमिली के पास आते हैं, तो फिल्म जमादार नवाब मलिक सर, तुम जापानी जेल से बाहर गए हो 27 गद्दारों को मार के सच। काफी मेहनत रंगून में लग रही है, लेकिन शायद अगर आपके पिछले कैरेक्टर्स की बात की जाए, एक आपका विवाह में कैरेक्टर था प्रेम। मतलब हर एक फीमेल चाहती है कि ऐसा पार्टनर उसको मिले जैसा प्रेम था विवाह में। प्रेम के बाद हमने कई वर्सेटाइल आपके कैरेक्टर देखे, और अब नवाब के रोल में हम आपको देखने जा रहे हैं। तो कहाँ अपने आप को स्टैंड करते हैं, या तब के शाहिद में और अब के शाहिद में कितना बदलाव आपको महसूस होता है? बदलाव तो सालों के साथ आ ही जाता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो डेफिनेटली मुझे भी वही फील होता है कि उस वक्त मैं एक अलग एज और एक अलग स्टेज में था, मैं एक अलग मेंटल इमोशनल, एक चॉकलेटी बॉय की इमेज आपकी बन गई थी। या ये वर्ड मुझे काफी फनी लगता है, इसका मतलब मैं आज तक नहीं समझ सालों से सुन रहा हूँ। बट हाँ, आई मीन वो एक अलग तरीके का कैरेक्टर था, एक अलग तरीके की फिल्म थी, और ये एक अलग तरीके की फिल्म है। वो भी लवर था, ये भी लवर है, लेकिन अलग तरीके से।
अच्छा शाहिद, एक और जरा मैं समझना चाहूंगी इस चीज को। आजकल हम बात करते हैं कि जो महिला किरदार हैं फिल्मों में ये बदल गए हैं, पहले जैसे होते थे सिर्फ लिया जाता था इसलिए ताकि एक ग्लैमर पार्ट आ सके। अब एक इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है जो महिला कैरेक्टर्स होती हैं या फिर जो पुरुष कैरेक्टर्स होते हैं, और कई बार बातें भी होती है कि खास करके बीते साल 2016 में जो फिल्में बनी, कई का हम नाम ले सकते हैं जो कि खासतौर से विमेन सेंट्रिक थी और उन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया है, क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा प्रेज किया है। ऐसे में ये जो फिल्म है, हम इसमें मान के चले कि जो दोनों किरदार होंगे, चाहे वो महिला का किरदार होगा कंगना जिसमें है या फिर आप और सैफ हैं, तो एक बैलेंस बनाकर रखा गया है या फिर सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, कोई एक मेन लीड नहीं है, तीनों कैरेक्टर जो है उतने ही इंपॉर्टेंट। जी, पहली बात तो मुझे ये लगती है कि आई डाउट कोई फिल्म मेकर ये सोच के फिल्म की कहानी लिखता होगा कि इसमें अगर महिला है तो इनको मैं कितना स्ट्रांग बनाऊंगा और अगर मेल है तो मैं उनको कितना स्ट्रांग बनाऊंगा। अगर वो ये सब चीजें सोचने लगेंगे तो शायद अच्छी कहानी लिखी नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर हम हमेशा पहले के साल कहते हैं, बट अगर आप कुछ और साल पीछे जाए तो वी हैड ग्रेट एक्ट्रेसेस। आई मीन मीना कुमारी जी हैं या नूतन नरगिस, शबाना जी ऑफ कोर्स, इन लोगों ने, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, इन लोगों ने ऐसा काम किया है जो हम, चाहे मेल हो फीमेल हो, हमने देख के उनसे कुछ सीखा है। यू नो, वी हैड अमेजिंग फीमेल एक्टर्स ओवर द इयर्स। सिनेमा हमेशा अलग अलग तरह के फेजेस से गुजरता है, यू नो, कभी ज्यादा इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ झुक जाता है। और किसी भी अच्छी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन यही होता है कि वो अपनी औरतों को किस नजर से देखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज है कि जो आपने कहा पिछले साल इतने सारे फीमेल सेंट्रिक फिल्में बनी और उन फिल्मों को ऑडियंस का प्यार मिला। ये हमारी ऑडियंस की मैच्योरिटी को झलकाता है और हमारे देश की सोसाइटी आगे बढ़ रही है और पॉजिटिव फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी बन रही है, ये दिखाई देता है और ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी चीज है। और इस फिल्म के अंदर मैं ये नहीं समझता कि मेल और फीमेल का कोई भी लेना देना है कैरेक्टर से। जो फिल्म की कहानी है और जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, उस हिसाब से विशाल सर ने सीन्स को दर्शाया है और सीन्स को शूट किया है। और अगर आप हैदर भी देखें तो एक्चुअली उसके अंदर तब्बू का जो कैरेक्टर था, जो मेरी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो कैरेक्टर की लेंथ भी हैदर के कैरेक्टर से ज्यादा थी। तो विशाल सर कभी भी इन चीजों में वैसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। इज वेरी वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग लाइक दैट। अच्छा, विशाल भारद्वाज की जब हम बात करते हैं, और बार बार बात आ रही है क्योंकि ये फिल्म तो की है आपने, इससे पहले भी जो फिल्में की हैं काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस भी रहा है और आपको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला है दर्शकों का भी। तो ये बड़ा ही क्लीशे सवाल है कि कितनी अलग है ये फिल्म, लेकिन फिर भी चूंकि आपने पहले भी फिल्में की हैं विशाल भारद्वाज के साथ, ये फिल्म उन फिल्मों से कितनी अलग है और कैसे? जी, यूजुअली विशाल सर के साथ ऐसा होना चाहिए कि इस बार फिल्म सेम है, बिकॉज उनकी हमेशा फिल्म अलग होती है, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ हो, हमेशा कुछ नया ही अटेम्प्ट करते हैं। हर तरीके से फिल्म नहीं है। आई थिंक इन्होंने इस जॉनर को पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया, एक लव ट्रायंगल। जैसे अगर आप हैदर देखें या कमीने या कोई भी फिल्म देखें उनकी, उसमें लव स्टोरी होती थी, लेकिन वो मेन प्लॉट से थोड़ा साइड पे होती थी कि साथ में एक प्रेम कहानी भी चल रही है, लेकिन प्रेम कहानी के बारे में फिल्म है, ये आई थिंक वो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम है वो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक 1944 प्री इंडिपेंडेंस का जो बैकड्रॉप है वो पहली बार वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हर तरीके से, आई थिंक उस वक्त के जमाने की कोई फिल्म हिंदी की आई भी नहीं, तो ये ऑलमोस्ट एक पहली ऐसी फिल्म है जो उस पीरियड को डिपिक्ट कर रही है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप इस तरह की फिल्में देखते हो तो कई आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी पुराने टाइम की फिल्म है, आज के जमाने के लोगों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब विशाल भारद्वाज जैसे फिल्म मेकर, जो एक फॉरवर्ड थिंकिंग फिल्म मेकर, उनकी लैंग्वेज ऑफ सिनेमा जो है वो बहुत आज की है, तो जब आप फिल्म देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये आज के लोगों की तरह ही आपको लगेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इनके बीच में जो बातें हो रही हैं या जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो बड़े आउटडेटेड हैं, यार आज की तारीख में ऐसा थोड़ी होता है। तो मेन प्लॉट ही जो फिल्म का है वो ये है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक एक्ट्रेस को बनाया है और वो उस एक्ट्रेस से प्यार में है, वो एक्ट्रेस भी उनसे प्यार में है, और फिर वो एक्ट्रेस बॉर्डर पे जाती हैं और वहां उनको एक जवान मिलता है और उनके बीच में फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं और जवान अपनी ड्यूटी को छोड़ के कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन अपने आप में आज के तारीख की सिचुएशन है। उस जमाने में शायद ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, लेकिन हर जमाने में हर तरह की चीज होती है। भारद्वाज साहब की अब चॉइस बनते जा रहे हैं एक के बाद एक फिल्में, इसके पीछे का क्या राज है? पता नहीं, जो भी राज है मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये बताइए शाहिद की
100 क्लब में तो ये शामिल हो जाएगी, लेकिन आंकड़ा कितना पार करने वाली है? 200, 300? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। शायद कई ऐसे बाकी कलाकार होंगे जिनको इस चीज के बारे में समझ होगी। मुझे सिर्फ अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म में उतने पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। आई होप ये अच्छी फिल्म हो और ऑडियंस बाहर निकले तो खुश फील करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे अपनी ऑडियंस से कि ये इसमें खास है और आप जरूर देखें मेरी फिल्म? और कोई डायलॉग अगर हो तो आप एक बार प्लीज। मुझे डायलॉग तो कोई याद नहीं है ऑनेस्टली, आई एम सॉरी। मैं यही कहूंगा 24 फरवरी को फिल्म रिलीज हो रही है और मेरी और विशाल भारद्वाज की तीसरी कोशिश है साथ में। 2 बार आप लोगों ने बहुत प्यार किया है, इस बार भी प्यार दीजिएगा। और बहुत अच्छी कास्ट है, एक अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, एक नई कहानी है और एंटरटेनिंग फिल्म है। फैमिलीज के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो आपके फैंस हैं वो देखने के लिए आए, हर कोई देखने के लिए आए और ये फिल्म बहुत अच्छा करे, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छे लग रहे हैं इस फिल्म के। और बहुत शुक्रिया शाहिद, मैं चाहूंगी कि अंत में एक सेल्फी हो जाए। Yes, बिल्कुल yes, सबके साथ में।